नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक ऐसे मुद्दे की हम बात करेंगे जो लगता है कि वास्तव में मुझे कि जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन ऐसे हालात पैदा हों तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के रखवालों की कार्रवाई, कार्यप्रणाली, इस पे कोई भी आमजन सवाल खड़ा करता है। हम बात कर रहे हैं बंगाल की, जो बीती रात सीबीआई की जो कार्रवाई रही उसको लेकर और वहां जो हालात बने उसको लेकर। क्या वास्तव में यह ऐसा जरूरी था कि ऐसे हालात बनते हैं? सीबीआई को वो अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में किसी भी अधिकारी के जाकर के रेड कर सकती है। वो तमाम पहलू जो आप और हम जानना चाहते हैं उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता, विधिवेत्ता ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं। राजस्थान पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता सुशील आसोपा साहब हमारे साथ हैं। भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हुए शारदा चिटफंड घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बवाल पैदा कर रहा है। 40,000 करोड़ के घोटाले की जांच के लिए सीबीआई ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर से क्या पूछताछ की? कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को ही गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद टकराव की स्थिति बन गई। इस बवाल के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई और केंद्र सरकार के विरोध में धरने पर बैठ गई हैं। सीबीआई भी इस टकराव के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बंगाल के इस ड्रामे पर दीदी यानी कि ममता बनर्जी, कांग्रेस और गठबंधन के अन्य नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार हार के डर से तानाशाह की तरह रवैया अख्तियार कर रही है। It is a forceful instruction from the center or Narendra Modi and Amit Shah. No search warrant, nothing. They cannot destroy the institution. If the head of the department, if the head of the organization force is being humiliated, how the force will work? 5 साल से सीबीआई क्या कर रही थी? आज पूछताछ पुलिस कमिश्नर से करे। पिछले 5 साल से ममता बनर्जी के एमएलएज को उन्होंने जेल में डाला, एमपी को जेल में डाला, अब पुलिस कमिश्नर को भी जेल में डाला। तो ये क्या है? ये कौन सी सरकार है? इस पूरे सियासी ड्रामे पर भाजपा भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साध रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बंगाल में हमारी नहीं, ममता बनर्जी की इमरजेंसी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने सरकार का पक्ष रखते हुए सदन में कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सीबीआई अधिकारियों को जांच से रोका गया, आरोपी को राजनीतिक संरक्षण दिया गया है। मोदी सरकार को गाली दे रही है कि मोदी सरकार तानाशाह है। तानाशाह तो आप है। ये कोई मोदी सरकार का आदेश नहीं है। सीबीआई को जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2014 को दिया। मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है अध्यक्ष महोदया कि कल जो भी घटनाएं हुई हैं वह एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं के टूटने की ओर संकेत कर रही है। सदन में इस मामले की गूंज आज चौतरफा सुनाई दी। कांग्रेस समेत महागठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेताओं ने भी बंगाल के सियासी ड्रामे को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। लेकिन सवालों की सुई केवल केंद्र सरकार की तरफ उठना भी लाजमी है कि आखिर चुनाव से पहले ही सीबीआई इतनी सक्रिय क्यों होती है। सीबीआई को सरकार का तोता भी कहा जाता है। ऐसे में बंगाल में उपजा ये सियासी बवाल मोदी सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने ये मजमून सुना, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैन साहब, आपके पास आना चाहूंगा। पूरा जो वाकया हुआ इसको लेकर के क्या मानना आपका? क्या वास्तव में संवैधानिक संकट गहराया है? लोकतंत्र में ये सब चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तो सभी कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक दायरा क्या कहता है हमारा? देखिए, संवैधानिक दायरे में जाने से पहले हमें सीबीआई की संरचना और सीबीआई कैसे बनी और सीबीआई का जुरिस्डिक्शन क्या है ये देखना होगा। 1946 में सीबीआई दिल्ली के लिए स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना था और 1952 में कुछ विशेष किस्म के अपराधों के लिए दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इस तथाकथित सीबीआई का गठन किया गया था। 1952 में इसमें संशोधन कर दिल्ली स्टेट शब्द हटाकर वहां पर यूनियन टेरिटरी शब्द जोड़ा गया था। और इसके साथ साथ ही धारा 5 जो है इसकी वो ये कहती है कि जो नोटिफाइड क्राइम्स हैं, जितने भी एक लिस्ट है उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन निकले हैं, बहुत सारे क्राइम
एक्सप्लोसिव एक्ट के, फॉरेस्ट एक्ट पे, आईपीसी की कई धाराओं के, कि इन सारी धाराओं के मामले में दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट है दिल्ली की, जो रेगुलर दिल्ली पुलिस है, उसके अलावा वो अनुसंधान कर सकेंगे। पर इनके साथ साथ धारा 6 है जिसमें एक क्राइडर ये लगाया गया था कि यूनियन टेरिटरीज के बियॉन्ड, मतलब राज्यों के अंदर ये तभी अनुसंधान कर सकेंगे जबकि जिन मामलों में या जिन अपराधों के विषयों में राज्यों में इसमें स्वीकृति दे दी गई थी। उसके बाद एक के बाद एक राज्य सरकारों ने अपनी स्वीकृतियां जारी की कि हम सीबीआई को अपने अनुसंधान की अनुमति देते। वरना स्थिति है कि अगर केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है और राजस्थान में पोस्टेड और धारा 6 की उसको स्वीकृति नहीं है और वो भ्रष्टाचार करे तो भी सीबीआई उसको नहीं पकड़ सकती, स्टेट एसीबी को ही वो कार्रवाई करनी पड़ेगी धारा 6 में। परंतु उसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी गया। तो 1985 में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम संपत लाल, और पेज 195 पर है AIR के, ये एक 3 जजेज जस्टिस PN भगवती जिसको हेड कर रहे थे, उस जजेज ने फैसला दिया कि जब सीबीआई को अनुसंधान के लिए कोई मामला सुपुर्द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करती है, ऐसी परिस्थिति में धारा 6 के तहत राज्य सरकार उसमें स्वीकृति दे या न दे, ये कोई बात मायने नहीं रखती है। ये 1985 में तय हो। इसके बाद एक स्थिति और आई 1994 में। सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री काजी लेंडुप दर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए, भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी। उससे पहले राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। जब काजी दोरजी को पकड़ने की नौबत आई तो उन्होंने धारा 6 की अपनी स्वीकृति वापस ले ली। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक बार आपने स्वीकृति दे दी है तो जो मामला चालू हो चुका है उस मामले में आप स्वीकृति वापस नहीं ले सकते हैं। ये जो मामला है अभी शारदा चिटफंड का पोंजी स्कीम, ये मामला है, ये 2014 में, इसका टाइटल है, ये सुब्रोत चटोर्ज बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से है। इस मामले में जस्टिस TS ठाकुर की जो जजेज थी उन्होंने 94 बार आदेश इसमें पारित किए हैं और इसमें सारे इसके केसेस को उन्होंने सीबीआई को, कि उससे पहले वेस्ट बंगाल की SIT इसकी जांच कर रही थी, उस जांच को उन्होंने सही नहीं मान के सारे मुकदमे, उड़ीसा में भी कुछ मुकदमे, तो उन्होंने ये भी कहा कि वेस्ट बंगाल के बाहर भी मुकदमे उड़ीसा में भी थे, बिहार में भी थे, असम में भी थे, उन सारे मुकदमों को सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। फिर सीबीआई से बार बार रिपोर्ट मांगी कि कितने मुकदमे ट्रांसफर किए, कहां के बच गए, कुछ मामलों में चालान पेश हो चुका था, उनके बारे में डायरेक्शन दिया गया कि इसके बाद आगे इन मैटर्स में आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। और 2015 में तो एक बार यह स्थिति आई कि सीबीआई ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास न तो स्टाफ है न साधन है, हमारी इतने पद खाली पड़े हुए हैं। तो एक लंबा चौड़ा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया और डायरेक्शन दी कि सीबीआई के इन पदों को भरा जाए और उसकी जांच की जाए। तो इस तरीके से सीबीआई के पास ये जांच चल रही थी। अब जहां तक ये ताजा मामला है, 160 दंड प्रक्रिया सहित के तहत किसी भी व्यक्ति को जो कि निकट के क्षेत्र में रह रहा है बुलाने के लिए उसके बयान लेखबद्ध करने के लिए नोटिस दिया जाता है। यदि वह उपस्थित नहीं आता है, अगर वो महिला है, वृद्ध व्यक्ति है, तो वैसे भी नोटिस नहीं दिया जा सकता, पुलिस उसके घर ही पूछताछ करने जाएगी। और अगर वो नहीं आता तो पुलिस उसके घर पूछताछ करने जा सकती है या आदेश की पालना नहीं करने पर न्यायालय में कह सकती है। पर किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाने हेतु कोर्ट से वारंट जारी नहीं होता है। कोर्ट से वारंट सिर्फ जब मुलजिम बन जाता है, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ही जारी होता है। तो इस मामले में ये सही है कि 160 के नोटिस 2-3 बार पहले उनको दिए गए हैं और वो पूछताछ के लिए नहीं आए। फिर अचानक यहां ये ऑप्शन था सीबीआई के पास कि वो कोर्ट में जाकर या एटलीस्ट जो मॉनिटरिंग कर रही थी सुप्रीम कोर्ट, उनको जाकर वो निर्देश करती कि वो वहां नहीं रहे, हमें निर्देशित प्रदान करें। परंतु उसके बाद सीबीआई सीधी वहां चली गई। और यहां इस पे एक बात में जस्टिस अरुण मिश्रा ने बीच में एक बार सुनवाई के दौरान इसमें यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी को सीबीआई अरेस्ट कर रही है, परेशान कर रही है, तो वो कंसर्न हाई कोर्ट मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट में जाकर इस विषय में अपनी रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। और कई लोगों ने रिलीफ प्राप्त की है, उन्होंने ऑर्डर ले रखा है कि सीबीआई उनको गिरफ्तार नहीं करे। सीबीआई उसमें हालांकि ये कमिश्नर नहीं थे, फिर अचानक ये जो वाकया हुआ वो हुआ। तो कानूनी रूप से सीबीआई का करने का इंटेंशन हो सकता है, क्या हो क्या नहीं हो ये तो राजनीतिक कारण है, पर कानूनी रूप से सीबीआई के अधिकारी जो कर रहे थे वो कानूनी रूप से गैर कानूनी नहीं था। और कल जब सुप्रीम कोर्ट का मामला आएगा तो ये बात सारी समय से भी साफ हो जाएगी।
जोशी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आप राज्य सेवा में रहे हैं, हालात जो वेस्ट बंगाल में बने, क्या इसे रोका जा सकता था? देखिए योगेंद्र जी, गत 10-15 सालों से ये स्थिति बनी हुई है, ये अपने राज्य में भी बनी हुई है और स्टेट्स में बनी हुई है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को राजनीतिक दल जिनकी सरकारें होती है वो उनको आश्रय देती है और ये गलत है। ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये कलकत्ता में उसी चीज को सामने आई है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं वो राज्य के जो कर्मचारी हैं, जो उनके अधीनस्थ काम करते हैं, उनके ऊपर आशीर्वाद रखते हैं ताकि वो उनको एन केन प्रकार लाभ उठाने के लिए उनको सहायता करे। और ये जो चीज सामने आई है, यही है कि एक आईजी के लिए एक स्टेट की मुख्यमंत्री उसके घर चली जाती है और धरने पर बैठी है। ये तभी होता है जब सरकारें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आईएएस आईपीएस को बांट देती हैं, ये तो मेरा है, ये तुम्हारा है। और जब इस तरह का किसी स्टेट के अंदर बात होने लग जाती है तो आप समझिए कि उस स्टेट के अंदर इस तरह की चीज देखने को मिलेगी। आपको मैं बताऊं, अभी जैसे हमारे यहां सरकार चेंज हुई है, लेकिन आप देखिए चीफ सेक्रेटरी को नहीं हटाया। चीफ सेक्रेटरी वही है जो बीजेपी शासन में थे, लेकिन डीजी को हटा दिया। इसी प्रकार से कमिश्नर्स जितने लगे हुए थे या आईजी लगे हुए थे सब चेंज कर दिए। तो क्या है, एक प्रकार का माहौल बन जाता है कि साहब हम तो बीजेपी के थे इसलिए हमें हटा दिया। तो वो सरकारी कर्मचारी उस मानसिकता से काम करने लग गया। फिर जब भी वो अधिकारी मिलते हैं, वो एमएलए मिलते हैं तो उनकी तरफ आकर्षित रहता है और वो इंतजार करता है कि 5 साल बाद जैसे इनका शासन आएगा तो मुझे फिर वापस लगाया जाएगा। ये स्थितियां इस देश के अंदर बहुत ज्यादा घर कर गई हैं और उसका नतीजा कल का जो इंसिडेंट है वो यही बताता है कि आप देखिए कि धरने के लिए अगर चीफ मिनिस्टर बैठी है तो आईजी भी उसके साथ बैठ गए जाके, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल जो पुलिस एक्ट है उसमें यह है कि पुलिस का कोई कर्मचारी कोई अधिकारी धरने प्रदर्शन में तो बैठ ही नहीं सकता बिना अनुमति के। तो वो बिना अनुमति के बैठा हुआ है सीएम के साथ, और वो आईएएस और आईपीएस और भी बैठे हुए हैं। ये क्या तरीका है? ये तरीका ये बताता है कि हमारा देश इस प्रकरण के संबंध में एक अराजक स्थिति की ओर जा रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। चलिए आसोपा साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है, क्योंकि कांग्रेस ने भी ट्वीट करके कहा है, राहुल गांधी ने भी कहा है कि इस मौके पर ममता बनर्जी के साथ है। जब पार्लियामेंट में हालात इस तरह के रहे, वहां चर्चा हुई, हंगामा हुआ, गुलाम नबी आजाद को हम सुन रहे थे कि यही वक्त याद क्यों आया। तो सीबीआई कभी भी किसी आदमी से पूछताछ, जब 3 बार उन्हें नोटिस देकर के बुलाया जा रहा है, वो पूछताछ के लिए नहीं जा रहे, तो पूछताछ के लिए अब ये आशंका क्यों हुई कि पूछताछ के लिए सीबीआई नहीं जा सकती, उनको अरेस्ट करने ही गई थी? देखिए, हम तो फासिस्ट ताकतों के खिलाफ शुरू से हैं और जिन जिन लोगों को इसमें फासिस्ट कौन है, सीबीआई या गवर्नमेंट? नहीं, नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल। बेसिकली ये दोनों ने देश को अपनी जकड़न में जिस तरह से जकड़ रखा है, वो टाइमिंग तय करते हैं कौन सी चीज कब करनी है, कौन सा बयान कब देना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कौन सा पॉलिटिकल मूव कैसे लेना है। आपने राहुल जी ने जो कहा कि फासिस्ट ताकतों के खिलाफ ममता दी के साथ है, उसका अर्थ ये है, ये अर्थ नहीं है कि शारदा चिटफंड घोटाले में हम कोई साथ है या रोज वैली में हम साथ है या ममता जी उसमें है। वो तो पारसमणि भाजपा है। मुकुल राय से जांच इंक्वायरी हुई जब तक वो टीएमसी में थे, जब से वो वहां गए कोई इंक्वायरी नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी आरोप है, वो वहां चले गए, उप मुख्यमंत्री बना दिया, कोई उनसे इंक्वायरी नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भाजपा के साथ खड़े हैं उनके बयानों पर गौर करिए। संजय राउत ने कहा है, मोदी को सलाह दी है कि ये देश में इस तरह की अराजकता फैलाने की जो जिम्मेदारी मोदी की इसलिए है कि वो प्रधानमंत्री हैं, उनको पहल करके और ममता बनर्जी के साथ संवाद करके और इस मामले को निपटाना चाहिए था। नीतीश ने कहा है कि जब तक चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा नहीं करेगा तब तक देश में कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी को भी परेशान करने के लिए ये मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। तीसरी बात अभी चल रही है कि एक लाल डायरी बरामद करनी थी राजीव कुमार से, ये टीवी में चल रही है। तो लाल डायरी से अगर राजीव कुमार को फंसाना था सीबीआई को,
तो फिर वो बिड़ला और सहारा की डायरी में तो लिखा ही पड़ा है ना कि 25 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री ने लिए। तो डायरियों से तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि डायरी इज नो एविडेंस। तो डायरियों पे तो अभी और भी चल रहा है, संजय भंडारी की डायरी, फलाने डायरी। आपके बात पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरी को एविडेंस नहीं माना, लेकिन जांच एजेंसियों ने आज तक भी खारिज नहीं किया है। हो सकता है उससे उसको कोई क्लू भी मिले। सीबीआई ने 20 दिन के अंदर बिड़ला सहारा डायरी की जांच कंप्लीट कर दी। इसको 5 साल तक नहीं की, क्योंकि चुनाव पे जाके क्लाइमेक्स करना है। दिस इज मोदी, दिस इज नरेंद्र मोदी हु वांट्स टू कैप्चर कंट्री, हु डज नॉट वांट डेमोक्रेसी इन द कंट्री। वो देश में लोकतंत्र नहीं चाहते, वो अपनी परम सत्ता चाहते हैं कि मैं हूं, जीवित रहूं तक मैं रहूं और मैं मेरी मर्जी है वो चलाऊं। 1-2-3 मैं मामलों पे निष्क्रियता का आपको और ध्यान दिलाना चाहूंगा। क्या दाऊद इब्राहिम, कल को मेरा नाम दाऊद इब्राहिम के जो कॉल्स हैं उसमें मिले तो सीबीआई मुझे छोड़ेगी? नहीं छोड़नी चाहिए ना सामान्य रूप से। लेकिन भाजपा फडणवीस सरकार में राजस्व मंत्री थे एकनाथ खड़से, उनका इस्तीफा हुआ, जमीन घोटाले में वो फंसे और 35 करोड़ रुपए फिशर्स एसोसिएशन से मांगने के उनके टेप्स आई सामने, उनका इस्तीफा हो गया। आज तक और दाऊद इब्राहिम की जो कॉल्स थी उसमें एकनाथ खड़से का नाम था। क्या सीबीआई को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए था एकनाथ खड़से के खिलाफ? आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई पूछ नहीं रहा है नरेंद्र मोदी को। मैं दुष्यंत सिंह जी का मनी लॉन्ड्रिंग केस, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2013 से ऑर्डर दे रखे हैं ईडी को जांच के लिए। वो जांच गलत, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई तो ईडी कह देना कि जांच नहीं हुई, मतलब वो बेदा आ गया दुष्यंत सिंह जी। 10 रुपए का शेयर 96,000 रुपए में ललित मोदी ने क्यों खरीदा भाई? कई लोग कहते हैं भाई कोई खरीद सकता है। और भाई ललित मोदी रामबाग होटल में वसुंधरा जी के पहले कार्यकाल में कितने दिन रहे? चलिए हम वेस्ट बंगाल में फोकस करें, वेस्ट बंगाल पे फोकस और सेलेक्टिव होने का है। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस आ रहे हैं। चलो वसुंधरा राजे की जांच आप लोग करवाइए, आपकी गवर्नमेंट है जी, वो तो ईडी को करनी है ना मनी लॉन्ड्रिंग। अगर ऐसे कोई क्लू है तो राज्य सरकार लिख भी सकती है। राज्य सरकार और ये कौन से क्लू है? रामबाग होटल के प्रकरण जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद आप 5 साल सरकार चला भी चुके हैं। ये निवेदन कर रहा हूं, ललित मोदी ने क्यों खरीदे उनके शेयर? राम सिंह, हनुमान सिंह, श्याम सिंह ने क्यों नहीं खरीदे? ललित मोदी के वो चूक गए इसका फायदा लेने में, जिनको लेना चाहिए था। हाँ चलिए, मनीष पारिक जी से जवाब दिलवा दूं मैं अब आपको। पारिक साहब, सवाल ये है, सवालों का दिलाइए, आपके सवालों का ही, क्योंकि देखिए ये दो हमारे पास में लर्नेड पर्सन जो है अपने अपनी बात, ये किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ये अपनी बात बता रहे हैं कि स्थितियां क्या हो रही है, क्यों हो रही है, ये आप बता सकते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे जो आप बोल रहे हैं। हम मनीष जी आप जवाब दीजिए। कहा यह जा रहा है कि बंगाल से लेकर के पार्लियामेंट तक विभिन्न राज्यों में अपोजिशन के जो लीडर है वो साफ कर रहे हैं कि तानाशाह रवैया बना दिया है बीजेपी ने पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए, सीधा आरोप भी लगाया जा रहा है। नहीं, वो तो आप देखेंगे योगेंद्र जी, सीबीआई का जितना दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने करा तो इसकी इमेज ऐसी बना दी और वो आज उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो मुलायम सिंह यादव जी को इसका धमकी देके काम कराया, जयललिता जी के यहाँ पर काम हुआ, मायावती जी के जरिए समर्थन लिया, ये सब घटनाएं देश जानता है कि सीबीआई को पालतू तोता तक कह दिया था मनमोहन सिंह जी के राज में, और वो बात खत्म हुई क्योंकि बीजेपी ने, सरकार ने कोई भी दुरुपयोग नहीं किया। अब तो लड़ रहे हैं, कह रहे। तो मैंने आपको यही कहा, इन्होंने खुद ने ही तो इमेज बनाई, खुद ही ने इमेज उसकी खराब करी, उसका इस्तेमाल किया, इतने साल शासन किया। और ये भी लोग कहते हैं कि कांग्रेस को शासन करना आता है, वो किस तरह से मुलायम सिंह को दबाती है, किस तरह से जयललिता को उनकी चप्पल वो सैंडल गिनवा देती है, किस तरह से मायावती के हीरो के सेट छुपाए जाते हैं, वो सब सीबीआई काम करती है। तो अब सीबीआई को ऐसे इंट्रोगेशन में डाल के और ये बात करी। लेकिन अब बड़ी बात यह है, यहां पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित कर रखा है, उसके आधार पर वो 100 मतलब उनको 160 के तहत जाके बात करनी है, 161 में बयान होते हैं, पुलिस के पूरे लोग जानते हैं। और उसमें भी ममता दीदी को ये आपत्ति थी, ऐसे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, और उसमें फिर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम तो इनके साथ हैं। तो ये सारा चित्र आपको समझ में आ गया, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ए.के. जैन साहब ने सारी बातें क्रिस्टल क्लियर बताई थी। जो भी प्रोविजन बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो राहुल गांधी जी को अटर ये करना चाहिए था कि सीबीआई अपना काम करे, इसमें ममता जी को दखल नहीं देना चाहिए। ये बात बनती थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि वो तो डीजी साहब के वहां पर बैठी है धरने पर, तो ये तो
जमा ये हो रही है, और अब चुनाव नहीं होंगे जब तक, जाने क्या क्या हो जाएगा। तो अल्टीमेटली उनके पक्ष में उनके बताने लायक कोई बात नहीं है। जब इनसे ये पूछा जाएगा कि उसने शेयर क्यों खरीदे, तो नेशनल हेराल्ड के शेयर सोनिया गांधी ने क्यों खरीदे, राहुल गांधी ने क्यों खरीदे, वो मनीष पारिकर जांच चल रही है ना, चल रही है ना आप ये क्या है नाम पहले गांधी जी को लेकर आते थे, पहले गांधी जी को लेकर आते थे, गांधी जी के ये बयान ज्यादा प्रचारित हो गया कि उन्होंने कह दिया कि इस कांग्रेस को समय आ गया है, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये जब बात होगी आपने मरवा दिया उनको, नहीं तो समाप्त देखो अगर आप उनको जीवित रहने देते हैं क्या करते हैं, तो हम 2-3 बता रखे हैं और वो उसका नाम लेकर आते हैं। कहने वाला नहीं है कि जयललिता जी के बारे में सीबीआई का दुरुपयोग की कहानी क्या है, मुलायम सिंह जी की क्या है, मायावती जी की क्या है, लालू यादव की क्या है, ये सबके जो मकान बड़े बड़े ये लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहे हैं, 2-2 करोड़ की, 5-5 करोड़ की, कौन से बिजनेस कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं 70 साल से। और जब ये एक पहली बार जो झोला छाप प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं आप जिनको, वो आए हैं, उसके बाद से सब लोगों की नींद उड़ी हुई है, और इसीलिए इसको सीबीआई को क्वेश्चन में डाल दो। तो मैं कह रहा हूं यहां पर तो फिर हमारे पास शील्ड है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की शील्ड। यहाँ एक सवाल ये आ रहा है मनीष जी, लगातार अपोजिशन के लीडर्स ये कह रहे हैं कि जब मायावती और अखिलेश का गठबंधन हुआ तो अखिलेश मायावती के छापे पड़ने शुरू हुए। जब कोलकाता में विपक्ष एकता महागठबंधन की रैली हुई तो उसके बाद ममता बनर्जी को तंग करना शुरू कर दिया। शारदा चिटफंड घोटाला कब से 14 से चल रहा है, जांच में अभी वो यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं सीबीआई अचानक सीबीआई क्यों किया जा रहा है। ममता जी ने कहा है तो सीबीआई को बंद कर दो, जांच मत करो, इनको बरी कर दो, क्या बात है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा, जैन साहब के पास फिर जाना चाहूंगा। जैन साहब, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि बहुत ही खतरनाक भयंकर अपराधी के रूप में अगर आज गवर्नमेंट किसी अलग आइडियोलॉजी के तो उन्हें डिक्लेयर किया जाता है। मैं जिक्र कर रहा हूं यहां मालेगांव का हो या फिर दूसरी जगह के, जब वो केस थे तो बताया जा रहा था कि आतंकी हैं और यहां हमले हुए थे, उन्होंने स्वीकार किया है। गवर्नमेंट बदल जाती है तो स्थितियां बदल जाती हैं। तो क्या वास्तव में, अगर बड़ा गंभीर विषय है ये कि अगर एनआईए हो चाहे कोई भी हमारे यहां की एजेंसी हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, किसी बेगुनाह को क्यों फंसाया जाता है, और अगर वास्तव में बेगुनाह नहीं है तो क्या सरकार बदलने से उसका गुनाह दूर हो जाता है? ये चाहे चिटफंड स्कैम हो चाहे कोई भी हो, हमारे ऐसे हालात क्यों होते हैं? या तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि काम उन्होंने किया है, और अगर 2-4 कार्रवाई होंगी तो हर आदमी देखेगा कि मुझे मेरिट्स पे काम करना है, तनख्वाह मुझे संविधान के अनुसार मिल रही है, पर्टिकुलर पार्टी की सरकार नहीं दे रही। ये बात बिल्कुल सही है। पहले चीज हम ये शुरुआत में बताएं कि आपने शुरुआत में कहा था कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है, हिंदुस्तान फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, हिंदुस्तान यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन ऑफ स्टेट से। यहां पर किसी भी राज्य को देश से ज्यादा स्वतंत्रता या स्वायत्तता नहीं है। ये ऐसा नहीं कि कई राज्यों ने मिलकर देश बनाया, बल्कि देश एक बना है, उसने स्वायत्तता एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसके लिए कई राज्य बना दिए। अब दूसरी बात जो आपने कही है कि जब सरकारें बदल जाती तो रुख क्यों बदल जाता है, मेरे से पहले जोशी जी ने लगभग यही बात कही थी कि क्या हो रहा है कि राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी तो नहीं बदला, पर डीजीपी पुलिस का मुखिया बदल दिया गया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है हमारा कि यहां रूल ऑफ लॉ है, कानून की सरकार है, किसी व्यक्ति विशेष की या पार्टी विशेष की सरकार नहीं है। और बल्कि संविधान में भी किसी पार्टी विशेष का कोई जिक्र नहीं है। यह लिखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, ये बहुमत दल भी शब्द वहां नहीं है, राज्यपाल अपॉइंट करेगा, किसको होगा, ये सारी की सारी बात है। अब प्रश्न ये आता है कि ये क्यों हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि जो काम चुनी हुई सरकारों को करना चाहिए, जब वो उसकी जगह काम नहीं करते तो वो काम न्यायालय को करना पड़ता है। सीबीआई की स्वायत्तता के लिए विनीत नारायण के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देने पड़े कि आप 2 साल का फिक्स टेन्योर रखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर तीनों मिलकर मेजोरिटी से तय करेंगे कि सुप्रीम सीबीआई डायरेक्टर कौन होगा, उसको हटाया नहीं जा सकेगा। अभी आलोक वाले मामले में भी हुआ कि जब हटा दिया था तो उसको हटाने को गलत माना सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि नहीं, जो सिलेक्शन कमेटी वही तय करेगी, अगर कोई इमरजेंसी भी आई है तो क्या स्थिति होनी चाहिए। प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है स्टेट पुलिस की ऑटोनॉमी के बारे में। यहां भी नियम बनाए गए हैं
कि जिला लेवल पर एक समितियां बने, स्टेट लेवल पर समितियां बने, वो पोस्टिंग्स के बारे में देखें, एक फिक्स टेन्योर रखा जाए, डीजी का फिक्स टेन्योर रखा जाए, एसपी का फिक्स टेन्योर रखा जाए, शिकायतें आए तो उसकी क्या, जिसका ऑब्जेक्ट क्या था कि जो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस है उससे इनको दूर रखा जाए। पर यह बात अभी भी अलग है कि अभी तक भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन के दूर नहीं हो। केंद्र सरकार सीआरपीएफ को या आर्मी को अपने व्यक्तिगत फोर्सेज की तरह यूज कर रही है, राज्य सरकारें अपनी पुलिस फोर्स को अपने व्यक्तिगत फोर्सेज की तरह यूज कर रही है कि चाहे जिसको अरेस्ट करा दो, चाहे, और ईमानदारी की बात है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर भी अभी इतनी स्टील पैदा नहीं हुई कि वो रजिस्टर कर सकें कि हम कानून के हिसाब, बहुत कम लोग बचे जो ये कहते हैं कि हम कानून से काम करेंगे, कानून के विपरीत काम नहीं करेंगे। तो ये स्थितियां बनी। अगर मैं कह रहा हूं जो पुलिस एक्ट आया है या प्रकाश सिंह के निर्णय में जो सुप्रीम, उसकी पालना क्यों नहीं की गई किसी भी राज्य में? आज तक किसी भी राज्य में नहीं की गई। सिर्फ इसलिए नहीं की गई कि अगर वो कर ली गई तो पुलिस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इम्यून हो जाएगी और जो हम अपना काम कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक दल आता है, जैसे आते ही राजस्थान में पिछले 40 दिनों में मेरे ख्याल से 30 या 40 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों की ट्रांसफर, इससे पहले या अभी भी नहीं, जो बीजेपी राज आया था तब भी यही हुआ था। जैसे ही राज ने कहा कि पिछले 15 साल से ये हालात बनते जा रहे हैं, और मेरा मानना है कि देखिए लोकतंत्र, ये देश यही रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी। मोदी साहब ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। रहेगा कैसे, क्यों इस तरह की स्थितियां बन रही है, इस पर चर्चा करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सीबीआई के बीच जो टकराव की स्थितियां बनी उसको लेकर के। मैं जोशी साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार। जोशी साहब, ये बात सही है, 15 साल का आपने पहले जिक्र भी कर दिया, और हमारे यहां कोई भी गवर्नमेंट में यही की बात नहीं कर रहा। हमारे यहां पे करीब करीब सभी राज्यों में, मुझे अच्छे से ध्यान है कि पहले एक डीजी हुआ करते थे, राजस्थान को भी आप उसमें शामिल करिए, और वो डीजी तय कार्यकाल जब तक होता था, गवर्नमेंट कोई भी बदले वो उसी के अनुसार चलता था। एसएचओ तक नहीं बदले जाते थे, एक गवर्नमेंट में लगे और अगले 1-2 साल तक वही एसएचओ बने रहते थे। वजह क्या है इसकी? क्या वास्तव में एजेंसीज को पॉलिटिकल पार्टीज या हमारे पॉलिटिशियन टूल बना करके काम ले रहे हैं, और वो टूल बनने को भी तैयार है? देखिए योगेंद्र जी, जब राजनीतिक पार्टियां या पार्टियों के कोई सदस्य या पदाधिकारी जब अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं तो वो इन हथियारों को काम में लेते हैं। जैसे आईबी हुआ तो पूछते हैं आईबी से, भाई स्थितियां बताओ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बार बार आईजी जाते हैं, बताते हैं, ये बताते हैं, तो वो बार बार ऐसी चीजों को लेके आते हैं जिससे उनके नंबर बढ़ते हैं। इसी तरह से पुलिस के जो डीजी होते हैं, आईजी होते हैं, स्पेशल आईजी होते हैं, अब आप देखिए जितने एडीजी हैं सारे बदल दिए, लाइन ऑर्डर बदल दिया, उसको ट्रेनिंग का लगा दिया, अब तो वापस आ गए वो। लेकिन मतलब जो पहले इतना काबिल था उसको एकदम गड्ढे में डाल दिया, जो ये आपदा प्रबंधन का था उसको एकदम क्राइम पकड़ा दिया। ये वो चीजें हैं जिससे ये बताता है कि ये जो लगे हुए थे पहले, ये 5 साल तक बेचारे ये ठंड में चिपके रहे और इनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो इस प्रकार की क्रियाएं अब करने लगे 10-15 सालों से। मैंने बीजेपी के राज में 5.5 साल कोटा के अंदर ट्रैफिक इंस्पेक्टर रहा, किसी ने मुझे नहीं हटाया। जब मैं जयपुर आ गया तो मुझसे पूछा कि आपको जयपुर कौन ले गया, आप अपनी मर्जी से गए? मैंने कहा साहब। और आप देखिए 2009 में शांति धारीवाल जी गृह मंत्री बने, मुझे यहां से वापस कोटा ले जाया गया। इसका मतलब क्या है कि मैं बीजेपी में भी वहीं था और कांग्रेस शासन में भी वहीं। तो मेरे अंदर ये चीज नहीं थी। अगर मेरे काम को आप पसंद करते हैं तो लगाए, नहीं तो न लगाएं। ये चीजें आवश्यक थी जो अब खत्म हो गई हैं। नहीं, लेकिन यहां एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको। कई बार चर्चा में इस तरह की बात सुनते हैं कि जैसे आपने कहा कि खांचे में, बर्फ में जिन अधिकारियों को लगा दिया जाता है, आने वाली गवर्नमेंट की जब आहट दिखती है, प्रतिपक्ष में होते हैं। आजकल तो हालात ये बन गए जो चर्चाओं में, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मैं चर्चाएं सुनता हूं अधिकारियों से कि किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के उसके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए जाते हैं कि
मसाला ये साहब, ये ऑर्डर इस तरह से निकला जो कि गलत है, ये है वो है, इस तरह की चर्चाएं होती है। तो टूल बनना भी क्यों चाहते, क्यों टूल बनाया जाता है? क्या खुद पे काबिलियत पे भरोसा अधिकारियों को भी नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनसे तो उनकी काबिलियत पे बात करूंगा मैं, लेकिन अधिकारी, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है साहब, मुझे नहीं लगता कि जो तनख्वाह मिलती है उसके अंदर कहीं ये लिखा होगा कि आप ऊपर की कमाई करेंगे, कि आप करप्शन करेंगे। उस तनख्वाह में के आधार पे ऐसा क्या होता है कि लालसा बनी रहती है, कांस्टेबल से लेकर के डीजी तक चरण पादुकाओं की ओर नजर जाती है। क्या मतलब एक एजेंसी अपना एक ओरा या कहें कि एक अपना जो विश्वास या एक रेस्पेक्ट है वो खोती जा रही है? बिल्कुल, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो भी आपको जानकारी मैं नहीं, जैसे आईबी है, जैसे सीबीआई है, एनआईए है, इनके पास, क्योंकि ये पुलिस के अधिकारी हैं, इनके पास प्रत्येक नेता, प्रत्येक ऐसे अधिकारी, इनकी फाइलें अलग रहती हैं। अगर कोई चूचा करने लगता है तो उनके सामने ये बता दी जाती है कि साहब आपका ये देखिए, नमस्कार हुक्म, ये तो वो रिकॉर्ड जो है वो इन्हीं के पास मिलेगा और किसी के पास नहीं मिलता, आम नागरिक के पास नहीं मिलता। एक अभी सवाई माधोपुर में चुनाव हुए थे तो अपोजिशन में एक जीत गए, वो भी नेता थे, उन्होंने कहा यार इसके जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो कहां है, वो क्लियर भी नहीं है। तो मैंने कहा, मैं था वहां आदर्श ने वहां दादावाड़ी एसएचओ, उस समय में मेरे सामने थे इतने मुकदमे, अब बताइए। तो मैं उससे कहा यार आप कैसे, आपको पता, आप हो सकता, अगर मैं वो रिकॉर्ड मेरे पास रखता तो मैं बताता ना कि ये मुकदमा नंबर रहा, ये रहा। तो क्या होता है साहब, ये आईबी, इनके पास फाइलें बनी हुई हैं और अपराधियों की फाइलें बनी हुई हैं, साथ साथ में जो नेता, जो राजनेता इस प्रकार के ऑफेंसेस करते हैं उनकी पत्रावलियां बनी हुई हैं और ऐसे ऐसे अधिकारियों की पत्रावलियां बनी हुई है जिनकी पत्रावलियां उन्होंने दबा के रखी हुई है, वो अगर सामने करते तो वो की पोस्ट पे लग नहीं सकते। तो ये ऐसी चीजें हमारे देश में आज से नहीं, राजा महाराजाओं के जमाने से होता चला आ रहा है कि राजा महाराजा भी इस तरह की चीजें पहले रखा करते थे, अंग्रेज भी इस तरह की चीजें रखा करते थे और वही चीजें घूम फिरकर आज चल रही हैं, जिनकी वजह से मैं तो क्या नाम लूं, किसी ने तो मुझे ऐसा तक बताया कि साहब हमारा न्यायपालिका तक भी हस्तक्षेप रहता है। आप समझ रहे हैं, मेले में ताज्जुब कर गए, कैसे कि साहब उनके भी सामान हमारे पास रहते हैं, अगर कोई ज्यादा करे तो हम टनाटन कर सकते हैं। आप देखिए ये क्या है, ये इसी वजह से है कि एक जगह का आशीर्वाद तो दूसरी जगह का आशीर्वाद मिलता है, तो इस तरह की क्रियाएं। कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि जांच एजेंसी अपने मूल काम से ज्यादा स्वामी भक्ति में लग गई है। शायद एक बड़ी वजह है कि जहां ही लगना चाहिए कि मेरिट्स के आधार पर हम काम करेंगे वो खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको पोस्ट चाहिए तो जैसे स्वामी कहेगा वैसे काम करिए। मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता का विषय। एक बार फिर आसोपा साहब के पास में जाना चाहूंगा। आसोपा साहब, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने करे कर्मों पर, अपने किए हुए कामों पर, अपनी फ्लैगशिप योजनाओं से ज्यादा एजेंसीज पे भरोसा क्यों है कि अगर किसी को दबाना है तो हम उनको टूल बना के काम लें? आपकी बात बड़ी एकेडमिक दिशा में जा रही है और मैं उसी दिशा में रखता हूं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो हो गए जो इस डिबेट में होने थे। अभी आप राजा महाराजाओं की जो बात कर रहे थे जोशी जी, तो शायद मुझे जैन साहब स्वीकार करेंगे मेरी बात, जो सीबीआई का जो मूल स्वरूप था वो 1941 का एक्ट है, एसबी एक्ट 41। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत शिकायतें हुई कि आर्मी के लिए जो परचेजेज हो रही हैं उसमें बहुत करप्शन हो रहा है। सितंबर 41 में बना, हाँ 42 के अंदर उसे इंप्लीमेंट किया। तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत शिकायत हुई कि परचेजेज जो हो रही हैं उसमें बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, तो उसको कर्ब करने के लिए ये इमरजेंसी में इसको लाया गया। यानी कि ये अब राजाओं महाराजाओं की आपने कह दी, अंग्रेजों के शासन के दौरान भी ये कानून तक लगा था। अर्थात ये हुआ कि ये मानव स्वभाव से जुड़ी हुई फिनोमिना है, जिसको अगर उसको छूट दे दी जाए तो वो कुछ भी करेगा। तो कानून और पुलिस, जुडिशरी, ये पूरा ढांचा उसको कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है। पर ये जो आप फरमा रहे हैं, मैं अब राजनीतिक पार्टी की मर्यादा है, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं उसमें यही है कि मर्यादित जवाब ये है कि एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस का जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, बैलेंस का जो डिस्टर्बेंस हो रहा है एक बात, और उसके अंदर जो लोग अच्छे भी होते हैं हर सिस्टम में, उन अच्छे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले लोग जब
किसी भी तंत्र में नहीं होते हैं। अब वो कौन लोग होते हैं उस बारे में चर्चा करना, आप चूंकि आपने एग्जाम्पल से बताया तो मैं आपको एक मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ ट्रांसफर से रिलेटेड, और बड़ा अच्छा रोचक है। मैं गंगानगर में एक्सीएम था 99 से 2003। मैं कांग्रेस में हूं तो वहां के कांग्रेस एमएलए ने, मैं कोटा में पोस्टेड था, अपने आप ही मेरी डिजायर करके वो मुझे ले गए। आई वर्क वेरी हार्ड। मैं 2003 में सरकार चली गई तो काम अच्छा कर रहे थे, फिर भी बीजेपी के एमएलए ने मुझे बुलाया सर्किट हाउस, वे आपका ट्रांसफर हम कराएंगे। मैंने कहा साहब मुझे मालूम है, मैं चीफ इंजीनियर को बोल दिया मेरे हेड ऑफिस में ट्रांसफर वो कर देंगे अगले लिस्ट में जब भी निकलेगी। चीफ इंजीनियर को सीएम ने कहा कि ब्रिंग द बेस्ट एक्शन इन माई झालावाड़। तो चीफ इंजीनियर ने मुझे फोन किया कि तेरा ट्रांसफर मैं झालावाड़ कर रहा हूं। क्यों? बोले सीएम ने कहा है कि ब्रिंग द बेस्ट एक्शन। एम आई द बेस्ट? आई नो यू आर वर्कर। तो मैं झालावाड़ चला गया। वही एमएलए मेरे घर आ गए कि आप झालावाड़ कैसे चले गए, सीएम आपको झालावाड़ ले गई। तो मैं रहा झालावाड़ 3 साल, पर कुछ परिस्थितियां बनी। मैं जवाब उसको खत्म कर रहा हूं। मेरे जो सेक्रेटरी थे वहां, जब मैं जिन परिस्थितियों से 3 साल बाद मैंने क्विट किया झालावाड़, उनका यहां उल्लेख करना उचित नहीं है, पर मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मेरी परिस्थिति को समझा कि हाउ आई वॉज नॉट एबल टू कोऑपरेट वॉट एवर दी थिंग्स वर सॉट फ्रॉम मी। तो उसने खुद मेरा ट्रांसफर करने में मदद की, और चीफ मिनिस्टर नहीं चाहती थी, वो कहती ही इज हार्ड वर्कर। वो उनको मालूम नहीं था कुछ मैं क्या परिस्थितियां वहां लोकल फेस कर रहा हूं, सीएम को बताना उचित नहीं था। तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनसे फाइल पे करवा के लाए, नहीं इसको छोड़ना है, और मैं वहां से ट्रांसफर हो गया। मैं कहने का मतलब ये है, तंत्र में एक अधिकारी का मैंने उदाहरण देने की चेष्टा की है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम में कोई अधिकारी पूरे नेटवर्क में एक भी ठीक हो, बिल्कुल 5-7 तो नेटवर्क है ना, सब पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है, और आपकी जुडिशरी है, पत्रकार है, एक आध आदमी ठीक हो तो सारा सिस्टम ठीक है। लेकिन सिस्टम जब आसोपा साहब, लेकिन बंगाल की जो घटना हुई ये हिला देने वाली घटना है, सहज बंगाल की जो घटना है उस पर मैं टिप्पणी करूं। मेरा मानना यह है कि सीबीआई की 5 साल की जो नेग्लिजेंस है, और सीबीआई का जो उद्यम शरणम गच्छामी है डोभाल और मोदी के सामने, उसकी वजह से सीबीआई 5 साल तक इसका निचोड़ नहीं निकाल पाई। अदरवाइज सीबीआई चाहे और 5 साल तक चिटफंड मामले का निचोड़ नहीं निकाल सके, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। चलिए, मैं लेकिन एक बात जानना चाहता हूं। अभी जोशी साहब ने बताया, ट्रैक बताया जाता है अधिकारियों के माध्यम से ही गवर्नमेंट्स को कि साहब आप अल्पमत में है, डोंट वरी, सामने वाला ध्यान नहीं दे रहा, यह उसका चिट्ठा है, कह रहे वाह बहुत अच्छा काम कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, पहली मर्तबा ये ट्रैक देश में नहीं आया कि सीबीआई को मिसयूज जो आप कहना चाह रहे हैं कि उसको नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आप डोभाल पे जांच कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में राजनीतिक दलों को अब लगता नहीं है, और मैं गारंटी देता हूं इस बात को, आप याद रखिए 4 फरवरी 2019 को हालात ये नहीं रुके यहां पे, तो आने वाले जो दिन होंगे और गंभीर होंगे। सीआरपीएफ के जवान साथ आएंगे सीबीआई के नेताओं को उठाने के लिए, ये रोकना होगा। ये पहले मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने इसको सीबीआई को यूज किया, अगर किया है तो आईपीएस आपके आरोप के अनुसार। मैं तो कह रहा हूं कि कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा। क्या होता था ऐसा कि सदन के अंदर ये आरोप लगते थे आप लोगों पे भी कि जब भी संकट का विषय आता था, वोट के डिवीजन की बात पार्लियामेंट में आती थी, मुलायम सिंह जी यादव साहब वहां से बहिर्गमन करके निकल जाते थे। दोनों बातें हो जाती थी कि मैंने सरकार का साथ भी दिया और बिल्कुल अपनी बात भी रख ली। ये सब देश जानता था ये सारी चीजें। तो ये क्यों कहा जाता, क्यों आरोप लगते थे कांग्रेस के ऊपर भी? मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है आप लोगों से, हालांकि करने वाले आपके ऊपर है, लेकिन आप भी इस देश के नागरिक को, जो कुछ हो रहा है उचित नहीं। और अगर सीबीआई को वास्तव में जिस जांच एजेंसी पे भरोसा होता है कि स्टेट पुलिस जांच नहीं कर रही, शायद सीबीआई जांच करेगी, अगर वो एजेंसी को टूल बना करके काम लेने लगेंगे तो मुझे लगता है बहुत गंभीर बात होगी। सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 दिन में आप आलोक वर्मा का मैटर सेटल करिए, है ना, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो कमेटी करे। विद इन 36 आवर्स मीटिंग बुलाई प्राइम मिनिस्टर ने, और जिस तरह की हड़बड़ी और जल्दबाजी दिखाने की कोशिश, हम वही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री राजनीतिक दलों को तय करना होगा उनके कदम। वाजपेयी भी तो रहे हैं ना प्रधानमंत्री, इंदिरा जी भी रही हैं, राजीव जी भी रहे हैं,
मनमोहन सिंह भी रहे, आप देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो वर्स्ट और कम बुरे और अच्छे और बहुत अच्छे, इसकी भी ग्रेडेशन निकल आएगी, तब आपको लगेगा। मेरा मानना है, बिल्कुल निष्पक्ष कह रहा हूं, कि नरेंद्र मोदी जो करते हुए दिखते हैं, क्यों पहले ही बोल देते हैं, परसों दुर्गापुर में चेतावनी दे गए वो। अच्छा, कल क्या है, एक कल का दिन क्यों चुना गया? नागेश्वर राव का अंतिम दिन था, नया सीबीआई चीफ पता नहीं क्या करेगा, और राहुल गांधी की सफल वहां सभा हो गई पटना में, तो शाम को ही कर दिया, ताकि वो सभा की तो न्यूज है वो तो एक्लिप्स हो जाए, नागेश्वर राव का आखिरी दिन है, कनेक्ट होती है बातें, इसलिए आरोप लगते हैं। मेरा ये कहना है। मैं बिल्कुल, देखिए हम लोग तो विश्लेषण कर सकते हैं, विश्लेषक के रूप में आप मानिए, राजनीति के पंडित आप लोग ही है। अभी इस पंडिताई को कैसे कायम रखना है, या तो वास्तव में लोकतंत्र का पिंडदान ही होना चाहिए, या इसे बचाना है, तो आप लोगों को तय करना होगा कि सीबीआई को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। और मैं कई मरतबा ये बात कहता हूं, जो काम विधायिका को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई से लेकर तमाम चीजों पर दखल देना पड़ता है। फिर कहा जाता है कि सबकी अपनी सीमा तय है, एक दूसरे में दखल नहीं करना चाहिए। भाई, जब लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई एजेंसी तो आगे आएगी, विधायिका क्यों नहीं कर पाती है? मनीष पारिक साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आरोप लगता है, बात सही है कि पॉलिटिकल आरोप हो सकते हैं, लेकिन साहब जो स्थितियां दिख रही हो, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से। हमारे यहां पे बड़प्पन राजनीति में बहुत देखा है, हाउस के अंदर एक दूसरे पे ऐसे आरोप लगाए गए फैक्ट्स के साथ में, जबरदस्त वाले आरोप। देखा जाए, अगर कोई समझे तो कि इनमें तो इतना बैर हो गया कि शायद एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, लेकिन एक ही गाड़ी से दूसरी जगह से ड्रॉप भी किया गया। उनके बच्चों की शादी में, किसी समारोह में एक दूसरे का चाय पीना, कॉफी पीना, ये बड़प्पन। लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रोडक्ट खत्म होते जा रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट जितने एरोगेंसी अब दिख रही है पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है इसको रोकना बहुत जरूरी है। ये बड़ा चिंता का विषय है। आप लोगों को राजनीति करना है, मुझे नहीं लगता कि हम तीन जो चेहरे बैठे हैं शायद को राजनीति करेगा नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों के लिए भी चिंता का विषय, लोकतंत्र के लिए तो है ही। मुझे लगता है कि वे पार्टी लाइन पे ये चीजें होनी चाहिए कि जो एजेंसी जिस काम के लिए बनी है उन्हें स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए कि जो कर रही है सही कर रही है। नहीं, निश्चित तौर पर योगेंद्र जी, जो स्वायत्तता है उनकी बरकरार है, और मैंने आपको पहले भी क्लेम किया था कि सीबीआई का कतई दुरुपयोग इस सरकार ने नहीं किया, और इससे पहले के जो उदाहरण है उसके कारण उसकी छवि बनी हुई है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक मुख्यमंत्री जो इस समय वहां पर छटपटाहट उनके मन की है, वो ये कि जो बीजेपी है वो लगातार वोट गेन कर रही है, और पहले भी पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि 25 साल तक एक मार्क्सवादियों का वहां पर शासन रहा, उससे बाहर निकले और ये तृणमूल कांग्रेस हुई। अब इन्होंने भी अपना कैपिटलाइजेशन वहां पे ऐसा किया है, जब 30% 35% वोट बीजेपी को मिल गए एक चुनाव में, उसके बाद से वो उस चीज को वहां पर वो करना चाहती है कि यहाँ पर बीजेपी को एंट्री ना मिले। बड़ी बात यह भी है, अब इसमें जो शारदा चिटफंड घोटाला है वो बिल्कुल दूसरी तरफ है, उसमें तो फैसला होना ही है। मैं नहीं समझता उसमें कोई दिक्कत होगी, वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना वो सुनाएंगे, उसके तहत लोग बाहर आएंगे। उनमें इनके खुद लोग इन्वॉल्व हैं, और वो कल्पिट हो जाने के बाद खत्म हो जाएगा। मुकुल राय, ये तो मैं वही कह रहा हूँ, सीबीआई का दुरुपयोग की बात करने से पहले ये जो राज्य सरकार का दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में जनता की आंख खुली है, और निश्चित तौर पर इसमें कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सब किया और किस तरह से वो लागू हो गई, उसका अभी तक कोई जस्टिफिकेशन एक लाइन तो वो करें। दूसरी बात, जो आपने वो आपके लिए छोड़ दिया, ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं है, और वो एक विपक्ष की नेता बनकर शर्मा मुकुल राय, तो इसलिए सीधा सीधा संस्था पर प्रहार करना उन्होंने इसलिए उचित समझा कि इसके बाद। सर, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी बड़े कूल तरीके से, बहुत कंट्रोल किया। आसोपा साहब ने भी आज, हमने कोशिश की कि भावनाओं में लपेट करके ही इनका स्टेटमेंट दिलवाए, आपने बड़े कूल तरीके से किया। हमारी डिबेट का मोटिव भी यही होता है कि एकेडमिक तरीके से चर्चा हो, उफान ना आए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का इंतजार कर रहे हो कि किसी दूसरी एजेंसी इनके ट्रांसफर पोस्टिंग करे? ये क्यों? विधायिका में जो लोग बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वास्तव में उस दिन का इंतजार का भी वक्त बाकी है, या फिर हम लोगों को आपस में मिलकर करना चाहिए कि इन एजेंसीज को फ्रीडम मिलनी चाहिए? आज चर्चाएं क्यों हो रही है राहुल गांधी? सर, चर्चाएं क्यों हो रही है? आप लोग हो रही है कि आप सरकार पे आरोप लगा रहे हो, इतने साल टूल बनाया, पूछा ये लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप टूल बना रहे हो, कहीं तो टूल बना रहे हैं।
कौन किसकी व्यक्तिगत चाकरी करने वाले क्या क्या बन गए सर, मेरा और ये सारे करने के बाद जब ये पहली बार युवराज सड़क पर हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल नियुक्तियों पर सवाल और आरपीएससी के पर्चे लीक होने पर सवाल खड़ा कर रहा है। उर्जित क्वेश्चन बनाया, आपने हर चीज को भी कुछ किया। सवाल ये है मुकुल रॉय, एक बात, मुकुल रॉय और दूसरे लोग जो बीजेपी का दामन थाम चुके, यह बात भी सामने आ रही है, पार्लियामेंट में भी उठी है, क्या जांच एजेंसी उन पर शिकंजा नहीं कस रही? नहीं, मैंने आपको क्या कहा, ये तो जांच एजेंसी बताएगी। जो यहाँ पर ये काम नहीं कर पाएगी, मैं तो दोनों बातें आलोचना कर रहा हूँ, मैं तो दोनों की बातें कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उन पर जो सवाल हर बात पे दागे जा रहे हैं, तो आपने है कि 70 बरस तक आपने इनका दुरुपयोग किया। पार्लियामेंट अब वो आपका एक्सपीरियंस से जानता है हमारे को कर सकते हैं। लेकिन अब हमने जमानत पर, सोनिया जी जमानत पर है, राहुल गांधी जमानत पर हो सकते हैं। इसमें क्या हुआ, वो तो ऑनरेबल तो आप जांच ही नहीं करते हो ना। लेकिन बड़ी बात यह है, तब ये कहा जाए जांच करो अंदर हो जाओगे। हमने कहा रॉबर्ट वाड्रा की जांच करो आप अंदर हो जाओगे, मतलब ही है राफेल बड़ी रोचक बात है, ये बहुत रोचक बात है। दोनों राफेल की जांच करो आप अंदर हो जाओगे। सर मैं नरेंद्र मोदी अंदर हो जाएंगे। मेरे दिमाग में आप कुछ भी कहते रहो, जांच करो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपकी जबान सरकार में आएंगे, जांच करेंगे। मतलब जाहिर है व्यक्तिगत नुमाइंदे सरकार जाएगी, हमारी आएगी, हम जांच कराएंगे। गांधी परिवार के आप वो हो, उसके कारण मैं एक रोचक जानकारी देना चाहूंगा आपको, मैं दोनों को एक रोचक जानकारी देना चाहूंगा। दोपहर के वक्त सचिवालय के पास में एजी ऑफिस है, दोनों के बीच में ठेले लगते हैं काफी सारे। एक अमरूद का ठेला, उनको पता भी नहीं था हम जर्नलिस्ट हैं कि नहीं है। वहां 3-4 लोग बात कर रहे थे, यही मुद्दा था। और मैं कह शायद सारे चैनल्स पे आज यही होगा मुद्दा भी। वो लोग एक बात कर रहे थे कि शाम को देखना किस तरह की डिबेट होती है टाइम पास करने के लिए। कि मजेदार बात है कि जिससे सवाल पूछा जाता है एंकर के जरिए कि ऐसा हो रहा है, आप क्या कहना है, तो वो शुरुआत करते हैं कि उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ था। तो मतलब साफ जाहिर है कि आपके कार्यकाल में ऐसा वैसा, तो हमें करने का अवसर तो देने दीजिए, कम से कम बैलेंस तो करिए। नहीं जेन्युइनली गए सर, आप मैं आपको खड़ा कर रहा हूं। अगर आज 160 के बयान लेने अधिकारी गया है, मुख्यमंत्री धरना देकर आ गई, आप यहाँ पे ये बातें कर रहे हो कि ठेले पे ऐसे कह रहे हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात नहीं है। बिल्कुल मुख्यमंत्री कमरे में बैठ सही कह रहे हैं, 160 का बयान दर्ज नहीं कर। मनीष जी बाद आप कहोगे कि माननीय मोदी जी के राज में ऐसा हो गया, क्योंकि आप ये राहुल गांधी जी नहीं आपने पूरी बात नहीं सुनी, हो रहा है वो देखो, पूरी बात नहीं सुनी। गंभीर आप जो बात कह रहे हैं हटना चाहिए। सर मैं कह रहा हूं नैतिकता, आज सीबीआई के दुरुपयोग की बात करें, मनीष पालिका हम कहेंगे कि यूपीए गवर्नमेंट उससे पहले के गवर्नमेंट में ऐसा हुआ। अगर आज आपसे किया ये लोग ऐसा कर रहे हैं, काम हो रहा है, बयान दर्ज करने सीबीआई अधिकारी आ रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके अंदर डाल रहे हो, आप कमाल कर रहे हो। और उसके बाद बता रहे हो कि ये तो ये देखिए डिबेट में होगा, ये डिबेट सार्थक है। आपने करी चर्चा, ये देश की अधिकारी को संरक्षित करते हैं, ये लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की बात है। और ये हमारा पंच मिलकर कहते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। ये तो मायावती कहेंगी आगे, सर ये मायावती बताएंगी कि कितनी बार उनको दिल के दौरे पड़े, कितनी बार आपने उनको दिल्ली बुलाया, आपके साथ बुलाया, आपने कितनी बार झंडे लगवाए। मनीष जी एक बात ये भी है, भी गुलाम नबी आजाद का पूरा बयान नहीं सुना हमने। पार्लियामेंट में बात आई कि जब मायावती और अखिलेश का गठबंधन हुआ तो दोनों के छापे पड़ने शुरू हो गए। कोलकाता में रैली हुई तो सीबीआई बहुत एक्टिव होकर के वहां पे, फिर उन्होंने कहा शारदा चिटफंड का मैटर तो तब से चल रहा है, इसमें कोई भी लड्डू लेने 2013 से 14 में ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो तभी तो कोर्ट में उठा हुआ है, जो चल रहा है वो सीबीआई बताएगी। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये बात गलत है। ये इसके कारण इनके पुराने पाप धुल जाएंगे। मुलायम सिंह से समर्थन सरकार का आप लेंगे सीबीआई के नाम पर,
और यही बात आप जयललिता से लेंगे, यही बात मायावती से लेंगे, ये बात भूल थोड़ी जाएंगे लोग। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। ये चाहे गुलाम नबी कुछ भी कहते रहे, ये वो लोग हैं जो संसद से बाहर जाकर गांधी जी की मूर्ति पे धरना देते हैं और केवल ये कहते हैं कि एक बार मोदी जी बयान दे दें हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद में वो भी नहीं होता है तो पहले कहते हैं कि विदेश मंत्री इस्तीफा दे दे हम वापस आ जाएंगे। अल्टीमेटली ट्रस्टवर्दी तो बात है ही नहीं विपक्ष की, और यही कारण है कि 40 की संख्या पर खड़े हैं और आंख मार रहा है इनका लीडर, उसी पे इनकी राजनीति टिकी हुई है। क्या बात है, वाह। मैं एक छोटे छोटे से सवाल मैं दोनों से लूंगा। जैन साहब, अब लगता क्या है? देखिए, राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इसका नुक्ताचीनी करेंगे, लेकिन वास्तव में अब लगता क्या है आपको, होना क्या चाहिए? कि जिस तरीके से राज्य सरकारें केंद्र सरकार के विरोध में कर रही है या केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि अधिकारियों का ये काम केंद्र सरकार भी उसी तरीके से करती है जिस तरीके से राज्य सरकारें करती है, तो ये हमारा जो संवैधानिक ढांचा है उसको एक सीधा साधा खतरा है। ये कोई वो राजाओं का राज नहीं है कि भाई दिल्ली के बादशाह के खिलाफ फलाने जगह के राजा ने विद्रोह कर दिया। ये कोई रिपब्लिक ऑफ बंगाल नहीं है, या रिपब्लिक ऑफ तमिलनाडु नहीं है, या रिपब्लिक ऑफ राजस्थान नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पार्ट है। रिपब्लिक ऑफ मोदी भी नहीं है सर, रिपब्लिक ऑफ इंडिया देखिए इसका भी है। पर कि इसलिए हम सब लोग जो भी इसके पार्ट है, आज सत्ता में कोई है, हो सकता है कल वो नहीं रहे, कल सत्ता में नहीं है। सबसे बड़ी बात लाइन पर जो देश के संविधान पहले होना चाहिए, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, हमारी जो लीगल एजेंसीज है, उसका दुरुपयोग पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। जोशी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? बहुत कम शब्दों में चाहूंगा आपसे मैं। देखो, होना ये चाहिए कि सेंट्रल एजेंसी है एक, ये पावरफुल रहनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को अगर शासन चलाना है अपने आदेशों की पालना करानी है पूरे देश में, तो उसके लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। अगर इस एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट हल्का कर देगा तो ये मान के चलिए कि इस देश के अंदर केओस की स्थिति पैदा हो जाएगी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव बड़ा गंभीर मुद्दा है, और आप हम सबको इस पर वास्तव में चर्चा करनी चाहिए कि लोकतंत्र में जो अगर इस तरह की सिस्टम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट है और एजेंसीज है, और एक पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है कि सीबीआई किसी स्टेट में जाकर के वहां पूछताछ के लिए चली गई हो, लेकिन जो हालात बने हैं मुझे लगता है कि चिंता का विषय है, और इस पर राजनीतिक दलों को पहले चर्चा करनी चाहिए कि क्या रूट लाइन को तय करनी चाहिए, हमारे को एक लाइन खींचनी चाहिए कि इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आएंगी जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र इस देश वो बिल्कुल बना रहना चाहिए, उसकी यूनिटी बनी रहनी चाहिए, हमारा सिस्टम बना रहना चाहिए। अगर वो शक्ति विकसित होगा तो मुझे लगता है कि अराजकता फैलेगी, जो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में साथ जितना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चलिए।